f of x is equal to 1 when x is equal to 0. पॉपकॉर्न फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं हम, और 0 फॉर x बिलोंग्स टू इरेशनल, एंड अगर x कोई p अपॉन q फॉर्म का रैशनल नंबर है जहाँ पे GCD ऑफ p एंड q इज 1, देन यहाँ पे 1 अपॉन q देगा ये फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ कुछ अजीब सा बनता है। चलो इंटरनेट से मैं तुम्हें पिक्चर लेके दिखा दूंगी, बनाना तो इतना पॉसिबल नहीं है। कुछ इस तरीके से बनता है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। ठीक है, खैर, पर इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं कि किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस होगा, किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स लें, Pn अपॉन Qn, एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स लें, कुछ भी ले लें Bn, ठीक है, हमें किसी a पॉइंट पे लिमिट चेक करनी है। हमें चेक करना है लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x यहाँ पे पॉपकॉर्न फंक्शन या थॉमस फंक्शन है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमें चेक करनी है। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या क्या आ सकती है। सीक्वेंस ऑफ रैशनल अगर हम ले a पे कन्वर्ज करने वाला, साथ के साथ हम एक सीक्वेंस ऑफ, ये क्या है, इरेशनल्स का सीक्वेंस, वो भी a पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस लें, तो अगर f ऑफ Pn बाय Qn वो f ऑफ a पे कन्वर्ज कर जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। खैर, यहाँ पे अभी मैं सिर्फ लिमिट की बात कर रही हूँ। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स और इरेशनल्स का। f ऑफ Pn बाय Qn किसी L1 को कन्वर्ज करे, f ऑफ Bn किसी L2 को कन्वर्ज करे, और L1 L2 अगर इक्वल हैं तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही होता था। तो एक सीक्वेंस ऑफ रैशनल लेते हैं ए पे कन्वर्ज करने वाला। मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए मैम। यहाँ पे GCD P एंड Q इजिकल टू 1 लिखने का मतलब अलग से क्यों लिखा? अलग से इसलिए लिखा है ताकि हम इसमें 2/4 इस तरीके के नंबर्स ना इंक्लूड करें। 2/4 तो एक्चुअली 1/2 होता है, और इसमें तो 1 और 2 का GCD तो 1 ही होता है। वो तो ठीक है, लेकिन 2 और 4 का GCD तो 1 नहीं होता ना। 2 और 4 हमें लिखना नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, 2/4 की बजाय हम 1/2 लिखना प्रेफर करेंगे, 2/4 नहीं लिखेंगे। ये बात कही गई है। अच्छा मैम, मतलब सभी रेशनल नंबर पे डिफाइंड है? सभी रैशनल नंबर्स पे डिफाइंड है क्या ये फंक्शन? यस मैम। हाँ, ये फंक्शन सभी रैशनल नंबर्स पे डिफाइंड है, सभी रैशनल नंबर्स पे डिफाइंड है। 0 पे अलग से इसकी वैल्यू बता दी गई है। ठीक है मैम। ठीक है, तो देखो, Pn बाय Qn हमने ले लिया a पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस। ए इस पे f ऑफ Pn बाय Qn लगाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, 1/Qn ये सीक्वेंस बनेगा। ये कहाँ पे कन्वर्ज करता है पहले वो देखेंगे। फिर एक इरेशनल वाला सीक्वेंस लेते हैं, Bn कन्वर्जिंग टू a, f ऑफ Bn कहाँ पे कन्वर्ज करता है बताओ आप लोग। f ऑफ Bn और f ऑफ Pn बाय Qn कहाँ कन्वर्ज एफ ऑफ बी एन मैम 0 में जाएगा। हम्म, क्योंकि f ऑफ Bn क्या बनेगा, फंक्शन को डिफाइन ही इस तरीके से किया है। इरेशनल नंबर। हाँ, वो क्या बनता है, f ऑफ समथिंग इरेशनल क्या है, 0 है। तो जैसे ही आप सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स डालोगे, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल का मतलब है हर एक Bn क्या है, एक इरेशनल नंबर। जैसे ही f ऑफ एक इरेशनल नंबर करोगे क्या मिलेगा, 0 सीक्वेंस मिलेगा जो 0 पे ही कन्वर्ज करने वाला है।
और इधर देखा हमने एफ ऑफ रैशनल, रैशनल जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1/q टाइप का एक इरेशनल। तो एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन 1/qn आएगा, और 1/qn हमने देखा था ऊपर वाले रिजल्ट से कि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पी एन और क्यू एन यहाँ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रैशनल्स कैसे बनता है? ये जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल हमने बनाया, ये क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल बनाया गया ये कैसे बनता है? सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स की हेल्प से। ऊपर भी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है, नीचे भी सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स है। मैम हम्म। मैम मैं हमने जो रेशनल टाइप का डिफाइन किया उसमें तो मैम 2/1 भी आ सकते हैं, क्योंकि 2 और 1 का जीसीडी तो 1 है। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन मैम 2/1 जो टर्म आएगा सीक्वेंस में, हम्म। वो तो मैम अगर हम 2 पॉइंट पे चेक करें तो मैम 2 के बराबर हो जा रहा है। एफ ऑफ टू इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 1/1। एफ ऑफ टू क्या आएगा, सॉरी एफ ऑफ 2/1 मैं इसको नहीं लिखती हूँ। मैम, हाँ। ये जो थ्योरम में पहला थ्योरम में आपने कराया, Pn/Qn अल्फा के बराबर नहीं होगा, हम्म। लेकिन यहाँ पे 2/1 तो 2 के बराबर हो रहा है। 1 के बराबर आएगा। 1 आएगा ना। 2/1 का क्या है, x इज इक्वल टू p/q। x इज इक्वल टू 2/1, 2/1 की वैल्यू क्या है 1, 3/1 की क्या है 1, 4/1 की क्या है 1। ठीक है, कोई भी नंबर k/1 की एफ ऑफ क्या है 1/1। नहीं नहीं मैम, वैल्यू पुट करने के बाद नहीं मैम। हम्म। मैम पहले तो हमें सीक्वेंस बनाना है, हाँ हाँ हाँ। 2 में कन्वर्ट करने वाला एक सीक्वेंस, और उसमें अगर 2/1 टर्म कहाँ पे आ जाए तो तो आप मैम पी पी वो टर्म नहीं लोगे ना अपने सीक्वेंस में, कंडीशन यही है कि आपको वो टर्म नहीं लेनी है। अगर टू पे कन्वर्ट करने वाला सीक्वेंस लेना है तो यहाँ पे आप टू नहीं लोगे। ऐसा थोड़ी है कि पी एन बाई क्यू एन के अंदर सारे अच्छा इरेशनल्स मैम, सारे रैशनल्स आएंगे, हाँ बस हाँ वही लेने हैं समझ में आ गया। जो सेटिस्फाई करें। हाँ। मतलब 2/1 टाइप का नहीं ले सकते, हाँ नहीं वो नहीं ले जो सकते। अल्फा के बराबर आएगा हम्म। वो नहीं ले सकते। वो नहीं ले सकते। ठीक है। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस था, रैशनल्स का सीक्वेंस भी ए पे जा रहा था, इरेशनल्स का भी ए पे जा रहा था। जैसे ही एफ अप्लाई किया दोनों तरफ, दोनों जीरो पे चले गए। मतलब कोई भी नंबर ए लिया था, अब ए मैंने सोच के नहीं लिया था, ए बिलोंग्स टू आर कोई भी रियल नंबर था, ए बिलोंग्स टू आर कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। तो इसका मतलब क्या आया, ए पे जब लिमिटिंग वैल्यू चेक की गई, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए, एफ ऑफ एक्स हमेशा वो लिमिटिंग वैल्यू क्या दे रहा है, ज़ीरो। दोनों से ज़ीरो आ गया ना, ये L1 था और ये L2 था। L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L आ रहा है, L यहाँ पे ज़ीरो है। तो क्या होता था, ए एन कन्वर्जिंग टू ए, मतलब पी एन बाई क्यू एन कन्वर्जिंग टू ए। मैं थोड़ा याद दिला रही हूँ अगर भूल गए हो तो, बी एन कन्वर्जिंग टू ए। एफ ऑफ पी एन बाई क्यू एन किसी नंबर पे कन्वर्ज करता था, एल पे। एफ ऑफ बी एन किसी एल पे कन्वर्ज करता था। तो इससे हमें क्या समझ में आता था, अगर ये दोनों एल और एल सेम है, फाइनाइट है, तो इसका मतलब क्या होता था, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आ जाता था। और अगर ये L1 और मैम L2 यहाँ पे सेम है, Bn इरेशनल का सीक्वेंस है ना? कौन सा बी एन इरेशनल्स का है, बिल्कुल। मैंने क्राइटेरिया वही वाला उठाया है जिसमें रैशनल्स और इरेशनल्स का यूज़ हो, उसी की हेल्प से मैं आपको ये प्रूव करा रही हूँ। ठीक है, तो पी एन बाई क्यू एन रैशनल्स का है, बी एन इरेशनल्स का है। अगर ये दोनों एल वन एन टू, मतलब ये और ये सेम आ जाते थे तो यही लिमिट कहलाती थी, और अगर ये डिफरेंट आ जाते थे तो क्या बोलते थे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी थी। तो यहाँ पे जो लिमिट आई है वो एफ ऑफ पी एन और एफ ऑफ क्यू एन जिस पे कन्वर्ज कर रहे हैं वो नंबर आया है। मैं कन्वर्ज वाला साइन यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी बनी रहे। तो यहाँ पे ये दोनों ज़ीरो पे कन्वर्ज करें, इसका मतलब हमारी लिमिटिंग वैल्यू ज़ीरो आई है हमेशा। मतलब फंक्शन की
किसी भी पॉइंट पे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे लिमिट 0 आती है। ये कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, इस पर हमेशा लिमिटिंग वैल्यू क्या आती है फंक्शन की? 0। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? जब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू बराबर होते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 आ रही है, फंक्शनल वैल्यू कब 0 आ रही है फंक्शन की? दिस इज योर थॉमस फंक्शन। बताओ। इरेशनल्स पे। इरेशनल्स पे हम देख पा रहे हैं कि इरेशनल्स पे फंक्शनल वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू हमेशा 0 आ रही है। तो जब लिमिटिंग और फंक्शनल इक्वल होंगे तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लिमिटिंग की बात जहाँ जहाँ की जा सकती है वहाँ में लिमिटिंग और फंक्शनल को इक्वल दिखाना पड़ेगा। यहाँ फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? R to R डिफाइंड है, थॉमस फंक्शन या पॉपकॉर्न फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या है? एक डेंस सेट है, इसके पास लिमिट पॉइंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये देख के चलना पड़ेगा। अगर ये बराबर होंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो लिमिटिंग वैल्यू इज ऑलवेज 0। जब लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाएगी तब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और ये फंक्शनल वैल्यू के बराबर कब आएगी? एफ ऑफ ए के बराबर कब आएगी? जब एफ ऑफ ए 0 होगा। और एफ ऑफ ए 0 कब है? व्हेन ए ए बिलोंग्स टू बिलोंग्स टू इरेशनल के लिए। तो इरेशनल के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बाकी हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। चाहे वो 0 हो, ऊपर आते हैं, चाहे वो 0 हो, चाहे वो कोई भी रैशनल नंबर हो। तो दिस इज अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एट इरेशनल नंबर्स। ये हमने देखा था, लेकिन इसका प्रूफ आज देखा है। तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एवरी रैशनल नंबर। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस एट इरेशनल्स, ये आप लिख सकते हो। मैम, तो फिर अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूस ग्राफ ही मिलेगा इरेशनल्स के लिए, मतलब क्योंकि उनके बीच में तो रैशनल्स भी आएंगे। हम क्या बोलेंगे फिर? ग्राफ से कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत ही वियर्ड सा आता है। मैं अभी दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरीके का ग्राफ सा आता है इसका, डॉटेड डॉटेड ही दिखेगा आपको ग्राफ इसका, कुछ इस तरीके का। ग्राफ से हम कुछ नहीं बोल सकते, ग्राफ तो सिर्फ डॉटेड ही दिखेगा। तो इसकी हमें जो तरीके हैं, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है उसी से चेक करके बताना पड़ेगा। आपकी शायद ये क्लास मिस हो गई थी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया की, अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख लेना। पी एन बाई क्यू एन की बातें उसमें की गई है, लिमिट वाली क्लास है एक। ओके मैम, हमें एक चीज और पूछनी थी। हाँ, मैम, जैसे हम ग्राफ में वो कॉन्टिन्यूटी देख के बताते थे कि बिल्कुल स्मूथ ग्राफ है, तो वो हम आर के लिए बात करते थे और यहाँ पे हम पर्टिकुलर सेट्स के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ग्राफ स्मूथ नहीं आना जरूरी है। यहाँ पे हम जैसे रैशनल्स पे डिफाइन कर रहे हैं ग्राफ को अलग तरीके से, इरेशनल्स पे अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से जब हम रैशनल और इरेशनल पे अलग ग्राफ डिफाइन करते हैं तो फिर वो ग्राफ का कुछ शक्ल अलग ही होती है। जैसे ड्रिशलेस फंक्शन देखते हैं हम, उसमें भी कुछ अलग तरीके से ही डिफाइन किया जाता है फंक्शन। मान लो ये फंक्शन है 1 और -1, ठीक है, इसका ग्राफ भी देखने में काफ़ी अजीब लगेगा। लेकिन अगर हमें मान लो ये फंक्शन है x और -x, तो ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है, वो वाला तो कहीं भी कॉन्टिन्यूस नहीं था। ये x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है, पर देखने से इतना कुछ समझ में नहीं आएगा ग्राफ से। इस टाइप के फंक्शंस को हमें वैसे ही चेक करना पड़ता है थियोरेटिकली। और जो स्मूथनेस की आप बात कर रहे हो, वहाँ बिल्कुल ग्राफ कुछ डिफाइंड होगा, कुछ अच्छे तरीके से डिफाइंड होगा, तब उसकी बात की जाएगी। हर एक पॉइंट पे मतलब रैशनल और इरेशनल में डिवाइड नहीं किया जाएगा उसको, वैसे वो ओके डिफाइन मैम। होगा तब उसको हम देखेंगे। तो ग्राफ से इजीली देखा जा सकता है। तो ये फंक्शंस कुछ अलग तरीके के होते हैं, इनको हमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार डिसकॉन्टिन्यूटीज के बारे में आपको पता है, एक बार हम मोनोटोनिसिटी से थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूटीज को रिलेट करते हैं। उससे पहले एक रिजल्ट देखते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल से आर तक डिफाइंड है
और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अभी मुझे याद दिला देना एक बार इसको। चलो मैं तुम्हें जब क्वेश्चन दूंगी ना उसके बाद मैं तुम्हें ग्राफ दिखाऊंगी इसका, पॉपकॉर्न फंक्शन का कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी उसके बाद। अगर फंक्शन हमें दे रखा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइप का एंड a बिलोंग्स टू i डैश, a बिलोंग्स टू i डैश, हाँ एक ये डोमेन का डोमेन हमारी क्या है, i मतलब इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का एक लिमिट पॉइंट है a, तो उस पॉइंट पर जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ये होती है सुप्रीमम ऑफ, ये सिर्फ मोनोटोन फंक्शंस के केस में है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अभी हम देख रहे हैं तो उसमें देखो क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ f of x such that x less than a और लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव, f of x क्या होता है, इन्फीमम ऑफ f of x x ग्रेटर देन a। देखो इसको ग्राफिकली समझा जा सकता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, या तो वो कॉन्टिन्यूस होगा या वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, दो ही केस हो सकते हैं। मैं एक बार आपको वो केस दिखाती हूँ जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जैसे एक फंक्शन का ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये f of a है, ये f of a प्लस है, ये f of a माइनस है। ये है ना, ये जो रेड पॉइंट्स देख रहे हैं ऊपर वाला f of a प्लस है, नीचे वाला f of a माइनस 1 है। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है? ये पॉइंट मैम। a ले लेते हैं, हाँ ये पॉइंट a ले लेते हैं। क्या अगर ये कर दिया जाए, क्या अब भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है फंक्शन? नो मैम। अब क्या है फंक्शनल वैल्यू, देखो यहाँ पे क्या रिलेशन होता है, एक तो हमें ये समझना है f of a, मैम वो जो व्हाइट डॉट दिया, हाँ वो फंक्शनल वैल्यू है, वो f of a है। अच्छा मतलब ए पे फंक्शन वहां पे डिफाइंड है। हाँ फंक्शन इधर डिफाइंड है। ये जो रेड डॉट्स है ये फंक्शनल वैल्यू मत समझना, ये रेड डॉट्स का मतलब मेरा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये वाली रेड डॉट, और ये राइट से हाँ अप्रोच करते हुए आ रहे हो तो ये रेड डॉट, ये वाली ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। ऊपर वाली राइट हैंड है, नीचे वाली लेफ्ट हैंड है, और फंक्शनल वैल्यू अगर वो दे रखी है तो देखो जो रिलेशन इनके बीच होता है वो हमें समझना चाहिए। इसको f of a माइनस भी बोल दिया जाता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको f of a प्लस बोल दिया जाता है राइट हैंड लिमिट शॉर्टकट में। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f of a और राइट हैंड लिमिट, ये रिलेशन होल्ड होता है इनके बीच में। ठीक है, तो जो फंक्शनल वैल्यू है वो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के बीच में होगी अगर फंक्शन मोनोटोन है। तो मोनोटोन होने के लिए अगर ऐसा कुछ डिफाइन कर दिया f of a को, हमने ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ जाएगा, f of a आपका ग्रेटर हो गया f of a मैम। प्लस से। कुछ नहीं। f of a ग्रेटर हो गया f of a प्लस से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन मोनोटोन नहीं रहेगा। तो मोनोटोन होने के लिए इसको बीच में कहीं पे भी आप रख सकते हो, इन पॉइंट के इस ग्राफ के ऊपर भी रख सकते हो, कहीं भी रखो f of a को। मैं जस्ट एक केस लेके चल रही हूँ जिसके अंदर कुछ हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। चला गया। अब देखो इसके अंदर आप चलते चलते आ रहे हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको क्या दिख रहा है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से, लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हो तो क्या हो रहा है, x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव। ये क्या है, ये ग्राफ दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये ग्राफ इन दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, जहाँ पे ये रेड डॉट है, और इस ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे है, जहाँ पे ये रेड डॉट है। ठीक है, मिनिमम मतलब
इनफीमम और सुप्रीमम की बात हो रही है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेड डॉट यहाँ पे हमने लगाया था, ये क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? राइट हैंड लिमिट। फंक्शनल वैल्यू नहीं है, इसको एफ ऑफ ए नहीं बोला जाएगा, इनको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बोला जाएगा, क्योंकि जैसे राइट हैंड से अप्रोच करते 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 आ रहे हो आप, तो आपको वो कौन सा पॉइंट है जो मिलेगा लास्ट में जाके, जो सबसे छोटा होगा इस ग्राफ के लिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ग्राफ है, इस ग्राफ के ऊपर ये जो सेकंड पार्ट वाला ग्राफ है, इसको सेकंड पार्ट बोल दो, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दो। जो सेकंड पार्ट वाला ग्राफ है उसमें सबसे छोटा पॉइंट कौन सा मिलेगा, सबसे इनफीमम पॉइंट कौन सा मिलने वाला है? ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इसको हमने क्या बोला है? एफ ऑफ ए प्लस। इसीलिए एफ ऑफ ए प्लस को यहाँ पे इनफीमम करके डिफाइन किया गया है, ठीक है। इनफीमम ऑफ द फंक्शनल वैल्यू सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए। ये देखो, ए के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे जो भी फंक्शनल वैल्यूज आ रही है, उनमें से सबसे इनफीमम आपको सिलेक्ट करना है, और वो इनफीमम ये है, ठीक है। ये एक जनरल क्राइटेरिया हो गया देखने का। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो कैसा दिखेगा? देखो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ए पर उसकी वैल्यू जो होगी वो ठीक ही होगी, चाहे आप इधर लेफ्ट हैंड से अप्रोच करो चाहे राइट हैंड से अप्रोच करो, आपको लिमिटिंग फंक्शनल सब कुछ सेम मिलने वाला है। इस केस के अंदर मैंने हल्का सा वहाँ पे दे दिया आपको। तो यहाँ पे यहीं पे एफ ऑफ ए प्लस होगा और यहीं पे एफ ऑफ ए माइनस होगा, सब कुछ बराबर ही होगा इसी पॉइंट पे, कोई ब्रेक नहीं होगा इस ग्राफ में। तो इस केस में क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए माइनस सब कुछ सेम हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा, सुप्रीमम और इनफीमम वाला, ठीक है। तो हम पहले वाले ग्राफ से ही देखते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सबसे ग्राफ में सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या है? सबसे अच्छी, मतलब सबसे ग्रेटेस्ट वाई वैल्यू, सुप्रीमम वाई वैल्यू। सुप्रीमम वाई वैल्यू क्या है? जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हुए आ रहे हो, यहाँ से अप्रोच एफ ऑफ ए माइनस, एफ ऑफ ए माइनस विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पॉइंट, एफ ऑफ ए प्लस इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करती है, और एफ ऑफ ए इस पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करती है, जो फंक्शनल वैल्यू है। एफ ऑफ ए को मैं इन पॉइंट के ऊपर भी ले सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता एफ ऑफ ए प्लस के बराबर हो जाता, या फिर एफ ऑफ ए माइनस के बराबर हो जाता, मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट में से किसी लेकिन मैम एक के बराबर हो जाता। पहले आपने जो लिया था हम्म, उससे भी ऊपर, वो तो हम नहीं ले सकते वो क्योंकि नहीं ले उस केस सकते, में मोनोटन हो ऊपर नहीं नहीं ले सकता। सकते। इनके बीच में इस एरिया में आप कहीं भी ले सकते हो, इतने एरिया में आप कहीं भी ले सकते हो उस पॉइंट को, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ले लो फंक्शनल वैल्यू को, चाहे राइट हैंड के बराबर ले लो, लेकिन लेना इसी के बीच में है, अदरवाइज फंक्शन मोनोटोन नहीं रहेगा, और हम मोनोटोन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ए माइनस इस तरीके से कहा गया है कि सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स लेस देन ए। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आ रहे हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है उधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से अप्रोच करते करते आ रहे हो तो आपको इधर इनफीमम देखना है। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है इसके अंदर, कि फंक्शन मोनोटोन है तो कांस्टेंट भी हो सकता है इस केस में, मतलब सिर्फ फंक्शन का ग्राफ ऐसे ही बन रहा हो, तो किसी पॉइंट पे ए देख लोगे तब भी वही बात है, सब इक्वल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा, एफ ऑफ ए भी यही मिल जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस भी यही मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस भी यही मिल जाएगा, सारे एक ही होंगे इस केस में, ठीक है। तो इस केस में भी आप सुप्रीमम जो एफ ऑफ ए माइनस है, यानी जिसको आप ये बोल रहे हो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ ए प्लस के बराबर हो जाएगा, ये एफ ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, मतलब सारे बराबर हो जाएंगे, सुप्रीमम इनफीमम जितने हम बना रहे सारी टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जनरली अगर कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है कि उसका एफ ऑफ ए माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, और राइट हैंड लिमिट इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन ए होगा, ठीक है। ग्राफ से विजुअलाइज करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे ही इसी तरीके से इसका प्रूफ करो।
बताओ ये क्लियर हुआ था? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पे सेम बात करते हैं। यस मैम, Yes, ma'am. क्लियर है। आपको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, ये दो चीजें, एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस, ये रिलेशन। इसके बाद हम एक और चीज देखने वाले हैं इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करके, वो मैं बताऊंगी आपको। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं हल्का सा, कोई दूसरा पेन लेके, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बजाय अगर डिक्रीजिंग हो जाए, एक सेकेंड, डिक्रीजिंग हो जाए फंक्शन और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो अगर डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन तो यहाँ सुप्रीमम की जगह क्या हो जाएगा? इन्फीमम, और बस इन्फीमम की जगह क्या हो जाएगा? सुप्रीमम। ठीक है। तो अब ये जो रिलेशन मैंने नीचे लिखा था, ये वाला रिलेशन थोड़ा सा उलट जाएगा। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस, ये रिलेशन आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बड़ी हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, देखो अब इस तरीके से हमें देखना हो फंक्शन का ग्राफ, तो यही देखते हैं। कॉन्टिन्यूटी में तो सब कुछ हो ही जाएगा, तो डिसकॉन्टिन्यूटी में हम देखते हैं। अगर फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके का है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो मैं ऐसा नहीं ले सकती। क्या ये हो सकता है फंक्शन का ग्राफ? नो मैम। मान लो ये हमारा आई इंटरवल है, ये कंप्लीट आई इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, आएगा तो कुछ इतना क्लोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा मैं दिखाने के लिए आपको डिस्टेंस रखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो सकता है फंक्शन का। अब इसको आप क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड से आ रही हुई लिमिट, ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करती हुई लिमिट है, और ये वाली राइट हैंड से अप्रोच करती हुई लिमिट है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए माइनस को यहाँ पे क्या बोलेंगे और एफ ऑफ ए प्लस को यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखो अब ए हम माइनस को इन। हाँ, क्या होगा ए माइनस, वो हम लिखते हैं। एफ ऑफ ए माइनस क्या है? सबसे छोटी वाई वैल्यू है इस ग्राफ में, यहां से लेकर यहां से शुरू हो रही है, देखो। ठीक है, और यहां तक की जितनी भी वाई वैल्यूज हैं उनका इनफीमम आपको लेना है। मान लो ये 5 था और ये 7 था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे क्या बन रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट 5 बन रही है। और इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट अप्रोच कराते हैं, अप्रोच करते करते देखते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है हमारा 3.5 और ये पॉइंट हो गया हमारा 1.5, तो यहाँ पे क्या होगा? हमें राइट हैंड लिमिट देखनी है, तो राइट हैंड लिमिट हमें दिख रहा है कौन सी है? सबसे बड़ी वाई वैल्यू, इस केस में वो क्या है? 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अभी एक बार मैं ये मिटो देती हूँ। तो अब देखो, एफ ऑफ ए माइनस यहाँ से क्या है? ये एफ ऑफ ए माइनस है, और ये वैल्यू यहाँ पे जो है ये एफ ऑफ ए प्लस है, और बीच में कहीं पे भी मैं फंक्शनल वैल्यू ले लेती हूँ, ये फंक्शनल वैल्यू हो जाएगी, मान लो यहाँ पे एफ ऑफ ए। ठीक है, तो एफ ऑफ ए माइनस क्या है यहाँ पे? इनफीमम ऑफ ऑल दीज वाई वैल्यूज। 7 से लेकर हम कहाँ तक आए थे? 4 तक आए थे, तो इनफीमम हमने लिखा था, इनफीमम ऑफ ऑल दोज वाई वैल्यूज सच दैट एक्स इज, ये पॉइंट कौन सा है? ए, तो ए से पीछे पीछे जितनी वाई वैल्यूज है उनका क्या लेना है? इनफीमम, लेस देन ए। एक्स लेस देन ए। उधर हमें क्या लेना है? सुप्रीमम लेना है, ऑल दोज वाई वैल्यूज सच दैट, इसके बाद वाली जितनी वाई वैल्यूज हैं, ए के बाद वाली, ए के बाद जितनी भी मतलब एक्स की वैल्यूज हैं, उनके बाद के पॉइंट्स का आपको क्या लेना है? सुप्रीमम। क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ से ग्राफ घटता हुआ चला जा रहा है, तो सबसे पहली वैल्यू जो यहाँ पे आएगी ये आपकी राइट हैंड लिमिट है, एफ ऑफ ए प्लस बोलते हैं हम इसको, तो सुप्रीमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया। अगर फंक्शन क्या था? एफ ऑफ एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था, तो ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, बस उल्टा हो गया। और इनके बीच में रिलेशन क्या आया? एफ ऑफ ए माइनस था, सबसे बड़ा हो गया, बीच में एफ ऑफ ए आया और एफ ऑफ ए प्लस आया।
अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो ये कर्व कुछ कॉन्टिन्यूस सी होगी या कांस्टेंट सी होगी, डजेंट मैटर। कर्व ऐसी हो सकती है किसी ए पॉइंट पे आप देखोगे कि एफ ऑफ ए, यहाँ पे यहीं पे एफ ऑफ ए बन रहा होगा, ये ए पॉइंट है, ये एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो भी बराबर आ जाने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना ग्राफ, तो ए पे आप देखोगे ये एफ ऑफ ए होगी वैल्यू, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए प्लस, ये तीनों बराबर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू सब बराबर आ जाएंगी। ए माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, ए प्लस यानी राइट हैंड लिमिट, सब कुछ बराबर आने वाला है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। एक और बात थी यहाँ पे, जो डिसकॉन्टिन्यूस, सॉरी, अब जो आपके अगर नोट्स में चीज़ें नहीं होंगी, जो मैंने नोट्स आपको रेकमेंड किए हैं, अगर उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा कराऊंगी ना तो मैं आपको लिख के दे दूंगी, वो चीज़ें हैंड रिटन दे दूंगी, क्योंकि 2-4 चीज़ें तो मैं उससे एक्स्ट्रा कराऊंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो मैं आपको हैंड रिटन दे दूंगी। अगर फंक्शन मोनोटोन होता है, इफ एफ इज मोनोटोन फंक्शन, मैम जो आप करवा रहे हो ये है नोट्स में? ये ऐसी एक्सप्लेनेशंस नहीं है नोट्स में जैसी मैंने दी है, ये ज़रूर मिल जाएगा आपको, ये रिजल्ट है जो, लेकिन उसकी ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके लिए मैं बताती हूँ तुम्हें, और भी एक और नोट्स भी करवाती हूँ रेकमेंड, लेकिन देखो एग्ज़ाम टाइम के लिए शॉर्ट नोट्स ही सही है जो मैंने बताए, डिप्स वाले थोड़े कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे रखे हैं, इसलिए मुझे सही लग रहे थे। मैं वो पी कलिका वाले हैं ना, उसमें से बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक करने हैं। बाकी जो भी अगर मेरे को लगेगा ये मेरे को ग्राफ बना के आपको देने हैं तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को लगेंगी मैं हैंड रिटन फॉर्म में दे दूंगी। अगर फंक्शन मोनोटोन है, कोई भी फंक्शन है, कहीं से भी कहीं तक डिफाइंड है, कोई भी डोमेन है, कोई भी रेंज है, ठीक है, D2R ही लिख लेते हैं, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी। LHL और RHL हमेशा एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं होता कि उसकी LHL और RHL एग्जिस्ट ही ना करे। LHL एग्जिस्ट का मतलब है कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी, और नॉट जस्ट फाइनाइट, इनफाइनाइट भी आ सकती है। जैसे कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है 1/x, अगर फंक्शन डिफाइंड है, मान लेते हैं ओपन 0 to infinity 2r, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है ये फंक्शन। अब ये फंक्शन मोनोटोन है, ठीक है, ये फंक्शन मोनोटोन होगा ना, इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x², डेरिवेटिव से भी मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हो, और पॉजिटिव इंटरवल में ही हमेशा लेस देन 0 होगा, तो मोनोटोनिकली क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा ना। f' इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 to infinity, तो ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इसकी 0 पे अगर लिमिटिंग वैल्यू चेक की जाए तो किधर से चेक करेंगे हम 0 पे लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड? राइट हैंड ओनली। राइट हैंड ओनली, ठीक है, हाँ, तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, और लेफ्ट हैंड की तो यहाँ बात ही नहीं होगी, तो डोमेन पे ही डिपेंड करती है ये बात। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है ना, तो राइट हैंड लिमिट इधर इन्फिनिटी है, तो फाइनाइट हो जाए चाहे इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा कि हमें पता ही ना चलेगी। अब उसका एग्जांपल मैं बताती हूँ अभी तुम्हें, इनफाइनाइट और फाइनाइट। तो नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है, जैसे कि कोई फंक्शन है sin 1/x, इसकी 0 पे क्या लिमिट है, इन्फिनिटी है, क्या है? नॉट डिफाइंड। हाँ, ये डज नॉट एग्जिस्ट है इसकी 0 पे लिमिट, चाहे आप 0 पॉजिटिव करके देख लो चाहे नेगेटिव करके देख लो, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटोन नहीं है। अगर ये मोनोटोन होता
तब तो गारंटी होती कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है नॉन मोनोटोन फंक्शंस की भी, लेकिन अगर मोनोटोन है तो गारंटीड उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है हमें। इसके रिगार्डिंग अब मैं एक और नई बात बताती हूँ। ये दो बातें, ऊपर वाला रिजल्ट और ये चीज़ समझ में आ गई? यस मैम। अब देखो इंटरेस्टिंग बात करते हैं और बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ मोनोटोन फंक्शन। मोनोटोन फंक्शंस की डिसकॉन्टिन्यूटीज किस टाइप की होती हैं? इसके पास सबसे पहली बात तो एटमोस्ट काउंटेबल डिसकॉन्टिन्यूटीज होती है। एटमोस्ट काउंटेबल का क्या मतलब हुआ? मैम मतलब फाइनाइट या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर इनफाइनाइट भी जाती है तो वो काउंटेबल तक ही रहनी चाहिए। काउंटेबल तक ही रहनी चाहिए। फाइनाइट और डिन्यूमरेबल जिसको बोलते हैं। डिन्यूमरेबल क्या होता है? काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए अलग सी टर्म है। काउंटेबल के अंदर फाइनाइट भी आ जाता है, डिन्यूमरेबल भी आ जाता है। डिन्यूमरेबल भी बोलते हैं, इन्यूमरेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी ही डिसकॉन्टिन्यूटीज इसके पास हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे फंक्शन भी है जिनके पास अनकाउंटेबल डिसकॉन्टिन्यूटीज है, पर इसके पास काउंटेबल ही होंगे। अगर फंक्शन मोनोटोन है तो ऐसी ही डिसकॉन्टिन्यूटीज होंगी। देखो जैसे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होता है मोनोटोन फंक्शन, तो कैसा होगा? अगर फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, लेट एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो कैसा होगा? ऐसे 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 कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज आ रही होंगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में अच्छे से लिख देती हूँ। हाँ, तो कुछ डिसकॉन्टिन्यूटीज आ रही होंगी। मान लो A1 पॉइंट पे है, A2 पॉइंट पे है, A3 पॉइंट पे है। ठीक है, ये एक के नीचे एक है, इसमें देख लेना आप। कोई A3 पॉइंट पे है या A4 पॉइंट पे है या A5 पॉइंट पे है। तो इस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटीज दिखेंगी। अगर कोई फंक्शन बहुत ज़्यादा डिसकॉन्टिन्यूटीज रख रहा है और रखता ही जा रहा है तो ऐसे सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगा और इसके हिसाब से ऐसी डिसकॉन्टिन्यूटीज होंगी। ये सब पॉइंट्स कौन से हैं इसके? पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज। तो पे